जय हिंद। हम क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे। 6 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको उन लेक्चरों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इस चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक। तो उसमें हम पढ़े थे आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। और आज हम इसको प्रकार में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके प्रकार बनाने की जरूरत का है, पढ़िए इसको समझेंगे। जैसे देखो क्या होता है, अगर हम कोनो सब्जी लाते हैं बाजार से तो पूरा एक में मिला के लाते हैं खबर के, तो उसमें से आलू अलग छांट देते हैं, प्याज अलग छांट देते हैं, आलू है, मिर्चा है, प्याज है, टमाटर है, अलग अलग छांट देते हैं, ठीक। ऐसे ही सेम अभिक्रिया सतमेरवन है, इसको भी छांटना पड़ेगा अलग अलग टाइप में, कि ये एक प्रकार का अभिक्रिया है, ये अलग रहेगा, है एगो प्रकार का अभिक्रिया है, ये अलग रहेगा, है एगो प्रकार का अलग रहेगा। मतलब इसको भी छांटना है, कैटेगराइज करना है। तो इसको छांटने के लिए हम इसका प्रकार बनाते हैं। अब समझते हैं कि आखिर इसको किस आधार पे छांटते हैं। उसको तो छांटते हैं कि है आलू है, टमाटर है, प्याज है, मिर्चा है, इस आधार पे छांटते हैं कि अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। अब इसमें अभिक्रिया कैसे अलग अलग प्रकार का होता है, इसको देखते हैं। तो बाबू ध्यान से देखना, इधर उधर नहीं देखना। इधर उधर देखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। देखो एक जगह एगो बड़ी अच्छा लाइन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि मैं प्यार लिखता रहा वो प्याज पढ़ती रही, मैं प्यार लिखता रहा वो प्याज पढ़ती रही। साला एक अक्षर ने मेरे प्यार का सलाद बना दिया, ठीक। तो सलाद नहीं न बनाना है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको अच्छे से देखिए, समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो प्रकार हम पहले समझे कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हम वैसे पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्या। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। अभिक्रिया क्या होता है पहले ये समझिए। अभिक्रिया जो होता है ना, किसी चीज का परिवर्तन हो जाना, किसी चीज का बदल जाना अभिक्रिया है। जैसे है मार्कर है, इसको कूच वूच के प्लास्टिक बना दिए तो इसमें परिवर्तन हो गया, ये क्या है, अभिक्रिया हुआ। जो चेंज हो रहा है ना, जो परिवर्तन हो रहा है ना, किसी चीज में परिवर्तन जो हो रहा है ना, उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उसी परिवर्तन को बोलते हैं रिएक्शन, यानी अभिक्रिया, ठीक। ऐसे ही टमाटर को कूच कूच के चटनी बना दीजिए, क्या बन गया, रिएक्शन हो गया। जो परिवर्तन हुआ ना वो क्या है, रिएक्शन हो गया। मतलब कि जो भी परिवर्तन किसी चीज में आएगा वो रिएक्शन है। अब रिएक्शन दो प्रकार का, अभिक्रिया दो प्रकार का, एगो भौतिक अभिक्रिया, एगो रासायनिक अभिक्रिया। तो अब समझें आखिर भौतिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखो भौतिक अभिक्रिया में उस पदार्थ को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं जिस पदार्थ से हम उसको बनाए हैं, उसके भौतिक अवस्था में चेंज आता है। जैसे हम मार्कर को कूच काच दिए हैं तो इसको फिर से पिघला के सांचा में ढार देंगे, मार्कर बन जाएगा। मान लीजिए इस पे नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए मोमबत्ती है, पिघला दिए, क्या किए, पिघला दिए, और उसके बाद क्या किए, उसको फिर से मोमबत्ती बना दिए। तो ये क्या है, भौतिक अभिक्रिया। मतलब कि मोमबत्ती को पिघला दिए तो ये भौतिक अभिक्रिया हो गया। कहाँ से कि हमको फिर से मोमबत्ती मिल सकता है भाई वैसा। तो जो जिससे हम पहले जो था उससे परिवर्तन कर रहे हैं और वही फिर वापस मिल जाए अगर हमको, तो उसको बोलेंगे ये भौतिक परिवर्तन है, यानी भौतिक अभिक्रिया। समझ में आया। तो ये भौतिक अभिक्रिया हो गया। जैसे पानी को बर्फ बना दो, अब बर्फ से पानी बना दो, तो पानी से बर्फ का बनना ये क्या है, भौतिक अभिक्रिया। क्या बाबू, भौतिक अभिक्रिया, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। इसको फिर हम पानी बना सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में ये होगा कि जिस पदार्थ से हम दूसरा पदार्थ बनाए हैं ना, वो फिर से वापस ना मिले, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में क्या करें, जैसे में हम दूध में दही मिला दें, दूध में जोरन डाल दें, मतलब दही मिला दें, तो क्या हो जाएगा, दही बन जाए।
बनेगा कि नहीं बनेगा। अब दूध फट जाए तो ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया। कहाँ से कि दही से दूध बनाने का कोनो हमको नियम बताओ ना, बना सकते हो? नहीं बना पाओगे। तो ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है जो उसके गुण धर्म में ही सीधा चेंज कर दिया। अब मोमबत्तियां हम पिघलाए थे तो जलेगा ना, मोमबत्तियां तो जलेगा ही, उसका गुण तो चेंज हुआ नहीं, फिर से रख देंगे जम जाएगा। तो उसका गुण वैसे ही, बस उसका शेप चेंज हो गया, पिघला दिए तो शेप चेंज हो गया, खत्म बात। तो उसके अवस्था में बस भौतिक रूप से चेंज आ जाता। अब दूध को दही में बदले तो उसमें डबल चेंज आया। क्या क्या, पहले दूधवा जो था वो मीठा था और दहिया बन गया खट हो गया, हुआ कि नहीं? तो इसमें क्या हो गया, उसके गुण में चेंज आ गया, उसके जो कैरेक्टर है उसमें चेंज आ गया। अब उसका कैरेक्टर फिर वापस नहीं बदला जा सकता। ये है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। और उसकी अवस्था में भी कुछ कुछ परिवर्तन आया, जैसे दूध एकदम पानी जैसे पतला रहता है और दहिया एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो ये क्या हुआ, अवस्था में भी परिवर्तन आया, मतलब पदार्थ दूसरा पदार्थ बन गया, लेकिन उसका गुणधर्म भी चेंज हो गया, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया हम बताए थे बाबू कि नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बनता है, उसी परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, खत्म बात, सिंपल। तो ऐसा है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैटेगराइज का है कि ये किस आधार पे कैटेगराइज किए, किस आधार पे बांटे हम इसको। तो देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या तो दो पदार्थ मिलते हैं, ना ही तो टूटते हैं, नहीं तो इधर उधर चेंज होते हैं सब। अब ये कैसे होता है देखा जाए, एक बार देखा जाए, मतलब जैसे देखो ये मार्कर है ना, तो सॉरी देखिए, अभी मान लीजिए कि पानी है, मार्कर का उदाहरण नहीं लेते हैं, पानी है, पानी को गर्म कीजिए, खूब उबालिए, भाप बना के उड़ा दीजिए, तो ये क्या हो गया, पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था उसको अलगिया के और क्या किया, वायुमंडल में फैला दिए। तो ये क्या हो गया, अपघटन हो गया, दोनों टूट के अलगे अलगे बिखर गए, सब ब्रेकअप हो गया दोनों में। समझ रहे हैं सब, समझ रहे हैं ना, दोनों एक के साथ रह रहे थे सब, लेकिन हम लोग थे बड़ी, मतलब हम लोग को देखा नहीं गया, गर्म करके दोनों को अलगिया दिए, मतलब झगड़ा लगा दिए, दोनों अलग हो गए सब। तो ये क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। और कहीं कोई अगर अच्छा आदमी है तो क्या करेगा, दोनों को लिया के मिला दिया, हाइड्रोजन इधर दूर रिसाइल हुआ था, ऑक्सीजन इधर था, दोनों को लाया एक जगह मिला के और जल बना दिया, पानी बना दिया। तो ये भी एक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया या तो मिल रहे हैं सब, नहीं तो टूट रहा है, नहीं तो चेंज भी होता है, एक्सचेंज भी होता है। देखिए कैसे, अभी हम समझाते हैं आपको। देखिए जैसे हम पानी बना रहे हैं, H2 + O2 मिलाते हैं, H2O बनता है, यानी जल बनता है, ठीक, पानी बनता है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन क्या है, एगो परमाणु है, हाइड्रोजन क्या है, एगो परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु मतलब कि इसका एगो नाभिक होगा, देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे ये परमाणु है, इसका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे जानते हैं। इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं सब। मान लीजिए ना एगो लड़की है, इसके चारों ओर क्या हो रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन लड़के हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं सब, ठीक, मतलब आपके दोस्त हैं सब, आप हैं, चक्कर लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, चक्कर लगा रहे हैं सब। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसी को हम परमाणु बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों तरफ, इसी पूरे संरचना को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब देखो यह हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब ये परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है ना कि इस हाइड्रोजन परमाणु में एगो प्रोटॉन है। कौगो प्रोटॉन है बाबू, एगो प्रोटॉन है। तो ये परमाणु क्रमांक जो है किसकी संख्या को दिखाता है, किसी भी चीज के परमाणु में परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता है कि ये परमाणु में कौगो प्रोटॉन बा, इतने बताएगा, समझ रहे हैं। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक का मतलब। अब ये देखो यहाँ पे कैसे हुआ है रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन में कैसे बॉन्डिंग हुआ है। अब हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन काहे से कि जितना प्रोटॉन होता है किसी भी परमाणु में उतने इलेक्ट्रॉन होता है, जो वो प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों देखो, एगो दोनों है सब ना कपल टाइप में रहते हैं सब, एगो को एगो न्यूट्रल करता रहता है कि दोनों में कोनो चक्कर पकड़ ना करे, इसीलिए दोनों एकदम सेम क्वांटिटी में रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो इस परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो जितना इलेक्ट्रॉन कितना है,
प्रोटॉन एगो है, मतलब इलेक्ट्रॉनों एगो है। तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे एगो और हाइड्रोजन परमाणु, तो इसका भी एगो इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये क्या करते हैं सब, हाइड्रोजन जो है ना अस्थाई होना चाहता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है कोई भी कपल में रहना पसंद करता है, जोड़े में रहना पसंद करता है। आपका भी वही नियम है, हम जानते हैं। तो देखो इससे में वही करता है काम, यूँ कहता है हम अकेले नहीं रहते, तो क्या होता है ये जो है ये क्या बना लेता है, कपल बनाने लगता है। तो इसके लिए अस्थाई होना पड़ता है। इसको अस्थाई होने के लिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहो 2 इलेक्ट्रॉन, और नहीं तो ये चक्कर पकड़ इधर उधर करता ही रहेगा। आप सिंगल हैं तो हरदम चक्कर पकड़ करते रहेंगे, जब शादी हो जाएगा तो चक्कर पकड़ करने देगी आपकी वाली नहीं, ठीक। तो हाइड्रोजन भी वैसे ही है, क्या करना चाहता है, ये भी अस्थाई होना चाहता है। क्या होना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है, कपल में रहना चाहता है। तो अब देखो ये क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अभी दोनों क्या करते हैं सब, दोनों कहते हैं सब चलो हम लोग मिल बांट के रहा जाए, कपल में भी रहेंगे, मतलब कपल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, और उसके बाद क्या मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, हम अस्थाई भी रहेंगे, और दोनों का काम चल जाएगा। तो क्या करते हैं सब, हाइड्रोजन कहता है ये हाइड्रोजन दोनों है, सब कहते हैं सब तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक बीच में रख देता है। दोनों कहते हैं सब जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे, और जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा तुम ले लेना। तो ये दोनों का साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है, साझेदारी वाला। जैसे देखे होंगे पटीदारी में रहता है कोई वो साझेदारी वाला सामान, जैसे मशीन होता है पानी उनी चलाने वाला, साझेदारी में रहता है, सब कोई चलाएगा, अब बिगड़ेगा तो सब कोई बनवाएगा, ठीक। तो सब कोई चलाता है, कोनो उसका पैसा नहीं लगता है, बस तेल डाल के चला लीजिए, और सबका मशीन रहता है, ठीक। तो ये क्या है, साझेदारी का सामान है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का है, एगो का नहीं है, दोनों का है। तो दोनों अस्थाई भी हो गए, सब दोनों का काम चल गया, ठीक। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, कितना का शेयरिंग हुआ, कितना साझा किए हैं सब इलेक्ट्रॉन। तो एकहगो तो एकहगो साझा किए हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ऑक्सीजन के बाहरी कोश में, ऑक्सीजन जो है क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे कि ऑक्सीजन को अस्थाई होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो 4 बीच में आ जाते हैं सर। तो 4 ये ले लेता है, 4 ये, मतलब साझेदारी में हो जाता है, ठीक। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन साझा हुआ था, एगो ही दिया था, एगो ही अपना दिया था। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, 2 को अपना देते हैं सर, इसीलिए दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ठीक। तो इसे बॉन्ड बनता है। अब कहीं कहीं ये रूल नहीं रहता है बॉन्ड बनने का, जैसे आयनिक यौगिक वगैरह में बॉन्ड ऐसे नहीं बनता है, ठीक। तो अब बस समझिए बॉन्डिंग क्या होता है, यहाँ पे ज़रूरत है बॉन्डिंग का, इसीलिए हम इतना समझाएं। तो बॉन्डिंग का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। अब क्या होता है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन, जल बनाना है हमको, ठीक। जल बनाने के लिए बॉन्ड टूटता है, फिर बॉन्ड जुड़ता है। कैसे बॉन्ड टूटता है, ये हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच जो संबंध था वो टूट जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद ऑक्सीजन भी यही 2 अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और और ऑक्सीजन 2 अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, सब कहते हैं सब अब हम तुमको छोड़ रहे हैं, अब वही कहता है हम तुमको छोड़ रहे हैं, अब जाके अपना दूसरा कोई पार्टनर ढूंढेंगे सब। तो ऐसे दूसरा पार्टनर हाइड्रोजन ढूंढने लगता है तो ऑक्सीजन मिल जाता है, इसको भी ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो एक हाइड्रोजन आके फिर से इसको 1 इलेक्ट्रॉन देकर बोलता है जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो हमसे ले लेना, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम 2 ले लेंगे। ऐसे ही दोनों का शेयरिंग हो जाता है, ठीक। ये हो गया आपका, तो ये हो जाता है जल, ठीक। तो कैसे जल बना, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यानी पहले बॉन्ड टूटा, पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ, बॉन्डिंग हुआ, बंध बना, ठीक। तो बॉन्ड टूटा और बंध बना। तो इसी बंध टूटने और बनने के आधार पर अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे इस टाइप से टूटा, और कहीं और ही देखिए, यहाँ पे होता है जिंक प्लस H2SO4,
ये क्या है, बैटरी में रहता है H2SO4 और यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टर वाले बैटरी में आई जिंक है। जब अभिक्रिया होता है तो ZnSO4 बनता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn कोई बॉन्ड नहीं पहले से बनाया हुआ है, इसमें से क्या हुआ है, इसमें से H2 जो है अपना बॉन्ड तोड़ करके, मतलब इसका साथ छोड़ करके, SO4 का साथ छोड़ करके और बाहरी निकल गया है। Zn जो है इसको लात मार के भगा दिया, उसका जगह ले लिया है, यही किया है। ठीक, तो ये क्या है, ये जो है ये भी अभिक्रिया हुआ है, इसमें एक बॉन्ड बस यहाँ पे टूटा है और यहाँ से जाके जुड़ गया, बस इसको हटा करके और जुड़ गया है। ठीक, तो ये हो गया। तो आपको समझ में आया कि बॉन्ड अलग अलग प्रकार से टूटते हैं, अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड दोनों का टूटा, फिर दोनों का बना। इसमें क्या हुआ, Zn तो बॉन्डे कौन नहीं बनाया था कहीं से, जिंक जो है कहीं से बॉन्ड नहीं बनाया था, बस H2SO4 के बीच बॉन्ड था। क्या था, H2 और SO4 के बीच में बॉन्ड था, SO4 के बीच में क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जिंक, और हाइड्रोजन को बोला तुम बहरी जाओ, क्या बोला, बहरी जाओ, तो Zn और SO4 बन गया और प्लस H2। ठीक, बॉन्ड अपना तोड़ के हाइड्रोजन निकल गया, तो ये बॉन्ड बना यहाँ पे। तो अलग अलग प्रकार से बॉन्ड बन रहे हैं। इसी अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनने के आधार पर कि इसका बॉन्ड इस टाइप से बन रहा है, इस अभिक्रिया का बॉन्ड इस टाइप से बन रहा है, इस आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कई प्रकार में बांटते हैं, जिसमें से कुछ प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं हम, 5 प्रकार। यही 5 प्रकार आपको पढ़ना है। पहला इसमें है संयोजन अभिक्रियाएं या संयोजन योगात्मक अभिक्रिया। क्या, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ये दोनों एक के हैं, कोनो कंफ्यूज आने का जरूरत नहीं है। कहीं भी बोलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, तीनों एक ही अभिक्रिया का नाम है, भूलना नहीं है। ठीक, इसके बाद अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, इसको बोल सकता है, इसको अपघटन या वियोजन की कुछ बोल सकता है। ठीक, तो इसमें भी कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो इतने 5 प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है, बस इतना ही समझिए। ठीक, अब समझते हैं बारी बारी से कि सभी अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या कह रही हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हेडिंग है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है ना, दो लोग क्या है, दूर दूर हैं, गुस्साए हुए हैं, और दोनों लोग को मिला के एगो कर दीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एगो कपल बना दीजिए। मतलब मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है इन दोनों में, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं सब दोनों, और दोनों को जब आप जाके अब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया है क्या, योगात्मक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक चीज जुड़ेगा और एक ही चीज बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। समझ में आया, जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2+O2 जुड़ करके क्या बना रहे हैं, सब जल बना रहे हैं, सब एकल उत्पाद जल, बस एक ही तो उत्पाद बना है, एक ही प्रोडक्ट बना है। को मिला है अभिकारक 2, तो 2 या 2 से अधिका भी मिल सकता है, लेकिन हर कंडीशन में उत्पाद जौन है ना वो एक ही बनेगा। संख्या में कौन होगा, एक होगा, मतलब कि एक ही बने, एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक, 2 अभिकारक हो गए, और जल जो है एक ही तो उत्पाद है, जल ही तो बस बना है, और ये कुछ चीनी वनी तो नहीं बना है, बस जल ही न बना है, तो इसलिए एकल उत्पाद बना है। समझ में आया, जब 2 लोगों को मिलाते हैं तो एगो कपल बनता है। वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ा तो क्या बना, जल बना, एक ही बना। तो ये क्या होता है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया, मतलब जोड़ना है, बस कौन अभिक्रिया में जुड़ के एगो बन रहे होंगे सब, तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इतना उदाहरण हम लिखे हुए हैं 8 गो, आप देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 लोग मिल करके एक बन जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक, तो इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम समझेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, हम अभी बताए हैं जो वही लिखा हुआ है। जब 2 या 2 से अधिक मिलेगा, मान लो ये पानी है चीनी है, मिलकर के क्या बना दिया, शरबत। तो शरबत एक ही तो चीज़ है, शरबत, तो ये क्या हो गया, एक ही चीज़ हो गया। तो ये मिल करके एगो चीज़ बनाया है, चीनी और पानी, तो ये क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया हो गया। ऐसे ही दूध और दही मिलते हैं सब, तो क्या होता है, दही बनता है, तो ये भी योगात्मक अभिक्रिया है। जिसमें 2 गो या 2 गो से अधिक जुड़े, सब जुड़ने के लिए कितना भी जुड़ सकते हैं, लेकिन 2 गो से अधिक होना चाहिए या 2 गो होना चाहिए, कम से कम 2 ठे। ठीक, और उससे अधिक भी हो सकता है। तो 2 गो या 2 गो से अधिक जुड़ करके बस एक ही पदार्थ बनना चाहिए उस अभिक्रिया में, एक ही पदार्थ बने, उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो कैसे, एक और अभिक्रिया का हम उदाहरण देते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल में। मूर्छा कैसे पकड़ता है लोहा में, जब ऑक्सीजन के साथ लोहा रिएक्ट करता है ना, जब Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, मतलब कि मूर्छा बनता है, लोहे का ऑक्साइड बनता है। तो क्या बन गया है, वो मूर्छा जो बन रहा है, मूर्छा जो जंग, लोहे में जंग होता है, उसी जंग को मूर्छा बोला जाता है। तो ये बना जो, तो 2 गो पदार्थ मिला, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, तो क्या बनता है, क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है। मतलब कि लोहा का ऑक्साइड बनता है, मूर्छा बनता है, जंग बनता है। तो ये जंग लगना भी क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आया, तो ये योगात्मक अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा कि जिसमें 2 गो या 2 गो से अधिक पदार्थ मिले, लेकिन जो बनने वाला पदार्थ है एक ही होना चाहिए, एक ही चीज बने। अब जैसे मान लो कि हम कुछ और चीज बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम अभी एक रिएक्शन लिखे थे, इसमें हम एक रिएक्शन लिखे थे Zn + H2SO4, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक। बैटरी में होता है यार सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में जो खट्टापन लाता है, बैटरी के अंदर से अगर पानी निकालेंगे तो उसमें खट्टापन रहेगा, बाहर से डालते हैं उसमें तो नहीं रहेगा, लेकिन जो बैटरी के अंदर से निकालेंगे पानी ना आप, उसमें खट्टापन रहेगा। चीखिएगा नहीं, बेकार करता है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो देखिए ये Zn जो होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं, मिलते हैं सब, तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, ZnSO4 + H2। तो इसमें देखो 2 गो पदार्थ बना, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कैसे कि दोनों कंबाइन तो हुए, सब दोनों मिले तो, लेकिन क्या हुआ, 2 गो पदार्थ बना, एगो हाइड्रोजन बना और एक जिंक सल्फाइड बना, मतलब जिंक सल्फेट बना, ZnSO4 बना। ठीक, तो ये क्या बन गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2, मतलब गैस बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये 2 गो पदार्थ बन गए सर, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। इसको एडिशन रिएक्शन भी बोला जा सकता है, लेकिन कहीं लिखता नहीं है, इसलिए आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलिएगा। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें केवल और केवल एगो पदार्थ उत्पाद के रूप में बने, प्रोडक्ट के रूप में केवल एगो पदार्थ बनना चाहिए। समझ में आया। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिप्रोडक्शन एगो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बता रहे हैं कैसे। देखो 2 लोग मिलते हैं, 2 लोग मिलन करते हैं, तीसरा बच्चा, एक ही बच्चा होता है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एकल उत्पाद बनता है। तो एकल उत्पाद का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझ में आया ना। एकल उत्पाद का मतलब क्या हुआ कि एक ही पदार्थ बनना चाहिए रिएक्शन के बाद, डबल नहीं बनना चाहिए, ट्रिपल नहीं बनना चाहिए, बस सिंगल बनना चाहिए। उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 गो या 2 गो से अधिक पदार्थ जुड़ सकते हैं, लेकिन बनने वाला पदार्थ जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए बस।
अब चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे CaO यानी कि सूखा चूना, पत्थर चूना, जो एकदम पत्थर होता है, हार्ड चूना होता है, उस चूना में क्या मिलाते हैं, जब जल की अभिक्रिया कराते हैं, जब पानी मिलाते हैं, देखते होंगे जब जब लोग सुरती खाते हैं तो उसमें चूना में पानी मिलाते हैं, तो जब चूना में पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो चूना गर्म हो जाता है, गर्म हो करके और क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बूझा हुआ चूना। देखिए बूझा हुआ चूना इसको काहे बोलते हैं, कैसे कि उष्मा निकाल देता है अपने अंदर से। जब पानी मिलाएंगे गर्मी अपने अंदर से छोड़ेगा, जिस बर्तन में मिलाएंगे, जिस बर्तन में रख के चूना को मिलाएंगे पानी, तो बर्तन गर्म हो जाता है, तो गर्मी अपने अंदर से छोड़ देता है, मतलब बुझ गया, खत्म हो गया, इसके अंदर से गर्मी खत्म हो गया, तो बूझा हुआ चूना बनता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे हुए चूने को जल के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है, पानी के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है, तो दोनों मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं। खत्म बात, सिंपल है। दूसरा अभिक्रिया है कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया। जब कोयला को जलाते हैं तो क्या मिलता है, जब कोयला को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, करिक्का धुआं, देख रहे हैं ना, तो करिक्का धुआं वैसे कण के कारण काला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब जलाया जाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तभी जलता है। अब मान लीजिए कोयला को ले जाके बिना हवा वाले जगह पे धराएंगे ना, नहीं पकड़ेगा आग। काहे से कि ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन को मिलाया जाता है तो CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे हम हीट भी लिख देते हैं, हीट, ठीक, हीट किया गया है तभी बना है। तो हीट दिया गया है यहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके और हीट दिया गया। हीट का मतलब आग ही जलाया गया है, हीट दिया गया तभी तो पकड़ा है आग। तो आग जला है तो जिससे गैस एक निकला है, जो धुआं हुआ निकलता है, धुआं में गैस होता है, उसी गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। तो यही CO2 गैस निकला। तो दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में आया। दोनों मिलकर के बस किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दो मिलकर के बस किसका निर्माण कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। और यहाँ पे देखो जल का बनना, इसमें H2 और O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलते हैं तो एकल उत्पाद क्या बना, जल बना, यानी H2O बना, ठीक। अब देखो यहाँ पे चौथा रिएक्शन क्या है, H2 + Cl2 जो मिलते हैं तब क्या बनता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं सर, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो गैस होता है क्लोरीन गैस। गैस मतलब हवा होता है, समझ रहे हैं, तो गैस होता है क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब आपस में मिलते हैं सब तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, देखे होंगे, जानते हैं, आपके पेट में, आपके आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता रहता है। तो जब आप खाएंगे एक के बार ढकारेंगे ना तो निकलता है, यहाँ पे लगता है गटैया एकदम जल गया, कई तो नाकिरा फेंक देते हैं सर। तो समझ रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एकदम मुँह जला देता है, लगता है एकदम खट्टा खट्टा। तो क्या है, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चलते खाना उतना बेस्वाद हो जाता है। नहीं तो रसगुल्ला खाए आना चाहिए तो एकदम मीठे लगना चाहिए, काहे इतना लगता है गटैया जल गया एकदम, काहे, इसी के वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से। समझ में आया, तो आज से याद रखिएगा। तो जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अभी क्रिया कब करते हैं, इसमें एक उत्प्रेरक लगता है प्रकाश, HNu, जिसको हम लिखे हुए हैं। आप जानते हैं HNu का मतलब प्रकाश होता है, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसे अभिक्रिया कराया जाता है, मतलब घामा में ले जाके इन दोनों को मिलाया जाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को कहाँ मिलाया जाता है, घामे में, समझ रहे हैं, तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यानी कि HCl बनता है। अब पांचवा अभिक्रिया हम देख लेते हैं, इसका सारा योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको नोट करना पड़ेगा, आप मतलब याद कर लीजिएगा कि पांचवा रिएक्शन क्या है। जब आयरन को यानी लोहा को और सल्फर को गर्म किया जाता है, मिला के दोनों को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, ठीक। तो जब लोहा को और सल्फर को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। आयरन और सल्फर को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है, ठीक। इतना याद रखिएगा। अभिक्रिया कराने के लिए इन दोनों को गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के लिए हम डेल्टा का निशान लगाते हैं। तो
तो ये आपको मिला यहाँ पे भी क्या मिला, दो गो पदार्थ मिले हैं सब, लोहा यानी आयरन और सल्फर दो गो मिलके एगो पदार्थ, कौन सी, आयरन सल्फाइड बनाए हैं सब, यानी एगो पदार्थ बनाए हैं सब, ये भी सॉलिड रूप में, पाउडर रूप में मिला है। अब देखो यहाँ पे हम छठा रिएक्शन देखते हैं। छठवा रिएक्शन क्या है, NH3 यानी अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया क्या होता है, आप देखे होंगे लोग बाथरूम किए रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत तेज बदबू आता है, मतलब कि पेशाब उसाब किए रहते हैं तो वहाँ पे बहुत तेज बदबू आता है, तो वो बदबू जो होता है अमोनिया गैस का ही होता है। अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाष्प बना करके और दोनों को मिलाया जाता है। जब दोनों को मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एक जलीय केमिकल है, जलीय मतलब वो है रासायनिक वो तरल है, ठीक। तो वो क्या होता है, इन दोनों को, ये HCl को भाप बनाया जाता है, भाप बना के अमोनिया गैस में मिलाया जाता है। जब मिलाया जाता है ना तो पाउडर रूप में अमोनियम क्लोराइड बनता है। किस रूप में, पाउडर रूप में अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, पाउडर रूप में सॉलिड बनता है, ठीक। तो अमोनिया को देखो यहाँ पे अंतर क्या है, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, ठीक। तो यहाँ पे 3 और 4 का अंतर है, बस आपको अभी इतना ही समझना है। अभी नामकरण अगले आपको क्लास में मिलेगा इंटर में, ठीक। तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अमोनियम 4, ठीक, और यहाँ पे अमोनिया 3। तो जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब सातवां क्या है, इसमें भी क्या है, देखिए इसमें भी एकल उत्पाद बना है अमोनियम क्लोराइड, ठीक, और दो गो पदार्थ मिले हैं सब, दो गो से अधिक मिल सकते थे सब, लेकिन दो गो मिले हैं। अब देखो यहाँ पे जब आयरन और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है, लोहा और क्लोरीन गैस है, देखो कहीं भी क्लोरीन दिखेगा ना वो गैस से ज्यादा होता है गैस फॉर्म में, तो क्लोरीन गैस, इसको लिक्विड भी बनाया जा सकता है कंप्रेस करके, मतलब कि इसको किसी भी फॉर्म में रखा जा सकता है, लेकिन गैसियस फॉर्म में होता है नॉर्मल। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जब आयरन को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, फेरिक क्लोराइड, ठीक। इसको फेरिक कभी कभी बोल देते हैं लोहा को केमिस्ट्री में। तो आयरन क्लोराइड आप याद रखिएगा, जब लोहा की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो दोनों का जब मिलन होता है तो क्या बनता है, फेरिक क्लोराइड बनता है, यानी आयरन क्लोराइड बनता है। समझ में आया। अब आठवां क्या है, आठवां अभिक्रिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड को जब, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ एक रूप है, नाइट्रस ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे NO और यहाँ पे क्या है, O2, जब दोनों मिले हैं सब तो एकल उत्पाद क्या बना है, वन प्रोडक्ट क्या बना है, NO2, मतलब कि क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपकी सारी अभिक्रियाएं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो बोर्ड से, आप चाहें तो ना नोट करें, मतलब ये अभिक्रिया चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सारा आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने मन से लिखें। अभिक्रिया आपको तो कभी नोट करना पड़ सकता है, तो समझते हैं अभिक्रिया आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स हम देते हैं इसलिए हैं कि आप जहाँ पे फंसे वहाँ पे बस देखें, तो वहाँ पे बस देखने के लिए हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस नोट्स का, आप जा करके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF नोट्स, ठीक। तो अब यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया ये ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये हम कोशिश करेंगे कि 2 अभिक्रिया कम से कम पढ़ सकें हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।